लिखा है। कड़बक पाठ को कौन लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी जी। आइए देखते हैं क्या कहते हैं ये, आपको बताया भी है हम। चलिए, एक नयन कवि मोहम्मद गोनी सोई बिमुहा जई कवि सुनी। मलिक मोहम्मद जायसी जी एक ही आंख के रहते हैं, उनको चेचक भी हुआ रहता है, यानी कि उनके चेहरे पे दाग रहता है। उनको ऐसा लगता है कि मेरे में इतनी सारी कमी है, लेकिन फिर भी वो इतने अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं मैं सांवला हूं, मेरे नाक लंबा है, मेरे मुंह लंबे हैं, मेरे नाक एक कान छोटे हैं, एक बड़े हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। देखो एक बहुत बड़ी मिसाल यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी जी देते हैं। एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, एक नयन होते हुए भी कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी गुनी है, यानी कि गुणवान है, इनके अंदर बहुत सारा गुण है। ये खुद को सेल्फ मोटिवेटेड करते हैं और इनसे हमें बहुत कुछ सीखनी चाहिए बच्चों, ध्यान रखेंगे सभी कोई। एक नयन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जेही कवि सुनी। और जो भी इनके कविता को सुना, काव्य को सुना, वो बिल्कुल मोहित हो गया, मोहित हो गया बच्चों। चांद जैस जग विधि अवतारा, चांद जैस को, चांद को जगत में विधाता ने अवतार दिया। चांद को भी भगवान ने, विधाता ने इस धरती पर, यानी कि इस जगत में क्या किया? अवतार दिया। दीन कलंक कीन उजियारा, उनमें कलंक भी दिया। देखो, दीन कलंक कीन उजियारा, चंद्रमा में भी दाग है, फिर भी पूरे संसार को क्या है? प्रकाशित किए हुए है। दाग तो चंद्रमा में भी है ना, और उस चंद्रमा जैसे दाग वाले को जगत में विधाता ने अवतार दिया, जन्म दिया, फिर भी वो क्या है? दीन है, कलंक, उसमें तो दाग है, कलंक है उसमें, फिर भी वो पूरे जगत को उजियारा किए हुए है, संसार को प्रकाशित किए हुए है। तो मैं एक ही आंख कहूं तो क्या हुआ? मुझे चेचक हुआ है तो क्या दिक्कत? जग सुझा एक ही नैना, मैं पूरे जगत को समझ गया एक ही नैन से। हमारे एक ही आंख है, एक ही नैन से हमने पूरे जगत को समझा। उवा सुकस नखतन माहा, जैसे नक्षत्रों में शुक्र तारा जो होता है ना, उसकी एक अलग पहचान होती है, इसी प्रकार से हमारे भी। जौ लहियम बही डाभ ना होई, जब तक आम में मंजरिया ना आए, डाभ ना लगे, तब तक उसमें तौ लही सुगंध बसाई ना सोई। जौ लही का मतलब हो जाता है बच्चों जब तक, अम्बही मतलब आम में, डाभ न होई, जब तक आम में कोयलिया न लगे, वो डाभ न लगे, तौ लही, तब तक सुगंध बसाई न सोई, तब तक भैया आम के अंदर सुगंध आने वाला नहीं है। चलिए, कीन समुद्र पानी लो जा खारा, पानी जो खारा, समुद्र की पानी भी तो खारा है ना। तो अति भय व सूझा पारा, अब समुद्र के पानी में भी दाग लगा है, इतना बड़ा विशाल पानी का स्रोत है, फिर भी वो पानी पीने योग्य नहीं है, खारा है। देखो, तो अति भय व सूझा पारा, दाग होते हुए भी उसमें, समुद्र का पानी खारा होते हुए भी इतना सूझ है, इतना अपार है कि मत कहो, उसे कोई समझ नहीं पाता। समुद्र के किनारे खड़ा हो जाओगे ना तो पता ही नहीं चलेगा कहां इसका अंत है, इतना सूझ है और अपार दिखता है। तो भाई वही चीज है, दाग हो, किसी भी चीज में दाग है तो क्या उसके सारे गुण खत्म हो जाएंगे? नहीं ना, कभी भी। गुणवान बनिए, अपने अंदर मेरिट की संख्या ज्यादा बनाइए। डिमेरिट्स भी होते हैं, जिसके अंदर डिमेरिट नहीं होता वो तो भगवान हो जाएगा। फिर इंसान के अंदर मेरिट और डिमेरिट दोनों होता है। इंसान गलती ना करे तो फिर तो वो ईश्वर हो जाएगा, और इंसान कभी ईश्वर हो नहीं सकता। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, सुमेरु पर्वत को त्रिशूल लगा था ना, भगवान शिव ने सुमेरु पर्वत को त्रिशूल बेधा था, त्रिशूल मारा था, ताकि वो विनाश हो जाए, उसका नष्ट हो जाए। लेकिन देखो कृपा ऐसी भई कि भा कंचन गिरी लागा आकाशा, वो कंचन गिरी यानी कि सोने का होकर के लागा आकाशा, आकाश को छूने लगा, इतना उसकी विशाल महत्ता बढ़ गई है ना। जौ लही घड़ी कलंक ना पड़ा, जब तक घड़े में, घड़ी मतलब घड़े में कच्चे पदार्थ को जब तक तपाओगे नहीं, तौ लही कांच होई नहीं कंचन करा, तब तक वो पक्का अच्छा वाला पदार्थ नहीं बन पाता, वो सोना नहीं बन पाता। कच्चे सोने को भी तपाना पड़ता है, इसलिए तुम भी अपने आप को तपाओ, अभी तपाने का वक्त है। अभी जितना तपाओगे, जितना पसीना बहाओगे, उतनी अच्छी शानदार सफलता आपको मिलने वाली है। एक नयन जस दर्पण औते ही निर्मल भाव,
लेखक मलिक मोहम्मद जायसी अपने एक नैन को दर्पण जैसा बता रहे हैं। अब क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि कवि जो है अपने नैन की तुलना किससे कर रहे हैं? दर्पण से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? दर्पण से कर रहे हैं। एक नैन जस दर्पण, एक नयन जस दर्पण, एक आंख जो है उनका वो बिल्कुल दर्पण की तरह है। किसकी तरह है? दर्पण की तरह। औ तेहु निर्मल भाव है। और वो आंख में जो इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब, निर्मल भाव, एकदम स्वच्छ है ना। सब रूपवत गही, सब रूपवत कही, मुख जेवही कई चाऊ। और बड़े बड़े रूपवान लोग, जितने भी रूपवान होते हैं ना, सब उस आईने के सामने जाने के लिए चाऊ, मतलब बड़ी चाव से जाते हैं। बहुत ही मतलब इच्छा उनकी होती है। अब कोई भी हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, वो चाहे अपने आप को, ये मतलब हर इंसान अपनी सूरत को, जब कहीं जाता है पार्टी वगैरह में, कहीं भी जाना होता है ना, तो वो अपनी सूरत को उस आईने के सामने जरूर देखना चाहेगा। अपना ये बाल कैसा है, मेरा ये सब कैसा है, एकदम भाव में जाएगा। वो चाव, चाव मतलब बड़ी इच्छा है, उसको चाव है, बहुत चाव से, बहुत इच्छा से, बहुत ही मतलब अंदर की बहुत सारी वो बड़ी कामनाएं लेकर के जाता है ना आईना के सामने कि मैं कैसा दिख रहा हूं, स्मार्ट दिख रहा हूं या नहीं। तो भाई जिस प्रकार से दर्पण के सामने जाने के लिए लोग ललायित होते हैं, और वो क्यों? क्योंकि दर्पण ही एक ऐसा है ना जो स्वच्छ और निर्मल प्रतिबिंब देता है। जो देखता है वो वही बताता है। तो मेरे भी आंख वही है। कवि कहते हैं, कवि लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जी, क्या कवि कहें, कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी बताते हैं कि मेरे भी आंख निर्मल है, दर्पण की तरह स्वच्छ है। जो भी अपना चेहरा मेरे आंखों में देखता है ना, एकदम स्वच्छ और निर्मल तस्वीरें पाता है अपना। लेखक ये बताते हैं। आइए, ये पहला कड़बक रहा। दूसरा कड़बक में क्या कहते हैं कि मुहम्मद यही कभी जोर ही सुनावा, मुहम्मद यही कभी जोर ही सुनावा। मुहम्मद जी इस कविता को जोड़ कर सुनाते हैं। क्या जोड़ करके भाई? शब्दों को जोड़ करके सुनाते हैं। सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जो भी सुना वो प्रेम के पीर का, पीर मतलब दर्द होता है, वो प्रेम के पीड़ा का अनुभव किया। जो भी इनके काव्य को पढ़ा, जो भी इनके शब्दों को पढ़ा, जो भी इनके कविताओं को पढ़ा, वो प्रेम के पीड़ा का अनुभव करता है। प्रेम में क्या दर्द होता है, प्रेम में कैसी पीड़ा होती है, उसका अनुभूति करता है। वो कौन? जो इनके काव्य को पढ़ता है। कहते हैं लेखक, सॉरी कवि कहते हैं कि भाई मैंने इस कविता को, इस काव्य को शब्दों को जोड़ करके बनाया। कैसे? जोरी लाई रकत के ले, मैंने जोड़ा लगाकर, रकत के ले लगा करके। आप किसी चीज को साटते हो ना तो गम लगाते हो, कभी फेविक्विक लगाते हो, ईंट को दीवार में बनाने के लिए जोड़ते हो ना, तो वो वहां पर भी गम लगता है, सीमेंट बालू का। भाई लेखक कहते हैं कि मैंने भी शब्दों को जोड़ा है, हमारे लिए भी तो कोई गम चाहिए ना साटने के लिए, तो वो है रकत के लिए, खून के लिए। ये कहते हैं मैं रक्त की लेई से शब्दों को जोड़ा हूं, साटा हूं। गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, और उस प्रेम में नैन जल भेई, आंख से आंसू भी बहते हैं, बहे हैं। औ मन जानी कबित असकीन्हा, मकु यह रहे जगत मह चीन्हा। औ मन जानी कविता असकीन्हा, बस उनके मन में यही है ना कि इस कविता से उनकी पहचान हो। मकु यह रहे जगत मह चीन्हा, मेरे जगत में मेरा बस यही पहचान रहे, कविता ही क्या रहे, उनकी पहचान रहे। एक बार सभी बच्चे बता दें कि आप समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको बताइए। एक बार सभी स्टूडेंट बता दो कि आपको ये चीज समझ आ रहा है कि नहीं। प्लीज फटाफट से यस और नो में जवाब दे देंगे। यस और नो में जल्दी से जवाब दे दो आप सबको, फिर मजा आ जाएगा। ठीक है ना, घबराना नहीं है, मेरा काम है आपको समझाना। एक बार चैट सेक्शन में सभी कोई बता दो यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया। प्लीज फटाफट से, प्लीज मेरे दोस्तों जल्दी से बता दो। जल्दी से बता दो मेरे दोस्त। यस, थैंक यू सो मच। यहां पर लेखक कहते हैं कि आओ मन जानी कविता सकीना, मैंने मन में यही विचार रख करके इस कविता की रचना किया। क्या? कि मकु यह रहे जगत मह चिन्हा, मैं भले रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे जगत में मेरी चिन्हा, मेरी पहचान इस कविता के माध्यम से बनी रहे। कहा सो रतन सेनी यस राजा, वो रतन सेन राजा के बारे में बताते हैं। रतन सेन राजा के बारे में बताते हैं कि कहां रहे वो रतन सेन राजा। पद्मावत, इन्होंने, इनकी एक बहुत अच्छी शानदार जबरदस्त रचना थी
जिसका नाम था पद्मावत। और वो उस पद्मावत के अंदर राजा रतन सेन के बारे में और उनकी प्रेम कथा के बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छे से लिखा है। और उसी के बारे में बताते हुए कहते हैं बच्चों क्या, कि कहां सु रतन सेनी अस राजा। अब वो रतन सेन राजा कहां रहे, नहीं रहे ना। कहां सुआ असी बुद्धि उपराजा, वो सुगा तोता वो कितना बुद्धिमान था, वो भी नहीं रहा। कहां अलाउद्दीन सुल्तानो। देखिए एक्चुअली मैं आपको बताया हूं कि राजा रतन सेन है ना भाई, इनको सिंगल द्वीप की वो एक महारानी राजकुमारी थी, लड़की थी, जिसका नाम था पद्मावती। वहां पर एक सुगा था उनके, मतलब वहां पर बहुत ही बुद्धिमान था। अचानक से यहां से राजा के यहां से वहां पर जाता है शिकारी और उस सुगे को पकड़ के लेते आता है। आने के बाद सुगा इतना बताता है राजा को, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, एक दिन इनकी पत्नी को बता रहा था, पत्नी को गुस्सा आया। उन्होंने दासी को कहा कि जल्दी इसे मार डालो, हटाओ 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 इस सुगे के, हटाओ। क्योंकि वो अपनी कोई भी स्त्री अपने सामने अपने पति के या फिर मतलब दूसरी स्त्री का बड़प्पन नहीं बर्दाश्त कर सकती, उसको ईर्ष्या होता है, ये सिंपल सा है। तो उसको भी ईर्ष्या हुआ और बोला कि इस सूगे को जल्दी मारो, हटाओ इसको, दासी को। दासी ने उसे छुपा लुका कर रख दिया। राजा गुस्से में आए, कहां है सूगा, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। जब गुस्सा हुए तो फिर जाकर दासी लाती है और वो सूगा पद्मावती के बारे में, राजकुमारी पद्मावती के बारे में बहुत ही सुंदर व्याख्या करता है, बताता है कि वहां की स्त्रियां बहुत ही सुंदर है, वहां पर एक रानी पद्मावती राजकुमारी रहती है पद्मावती। फिर राजा रतन सेन के मन में हुआ, कई सारे बाधाओं को झेल करके वो वहां पहुंचते हैं, पहुंच करके किसी भी तरह से उनको लाते हैं और अपनी रानी बनाते हैं। और कई सारी फिर बाधाएं आती है, अलाउद्दीन वगैरह बहुत सारे इन पर आक्रमण करते हैं। तो यही बात कर रहे हैं कि कहां रहे रतन सेन राजा, कहां वो सुगा रहा, कहां अलाउद्दीन सुल्तानु, कहां राघव जेई किन्ह बखानु, राघव चेतन भी नहीं, कोई नहीं रहा भाई। कहां सुरूप पद्मावती रानी, वो रूपवती पद्मावती रानी कहां है, अब नहीं है ना। कोई न रहा जग रही कहानी, कोई नहीं रहा इस जगत में, बस उनकी कहानी रह गई। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। धनी सुपुरखु जस कीरति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। धनी सुपुरखु, वो पुरुष धन्य है, पुरखु मतलब पुरुष, धनी सुपुरखु वो पुरुष धन्य है, जस कीर्ति जासु, जिसकी कृति है, जिसकी कर्म से उनकी पहचान होने वाली है। भाई कोई न रहा जग रही कहानी, आपका हमारा मनुष्य का कर्म ही यहां पर रह जाएगा, कृति से ही उसकी बखान होगी। कोई न रहा जग रही कहानी, कोई नहीं रहा इस जगत में, इस संसार में, केवल उनकी कहानी रह गई। यानी कि कृति से ही हमारी पहचान होने वाली है, हमारे बाबा दादा नहीं है। अगर वो इंसान अच्छा रहता है तो उसके लिए पूरी दुनिया रोती है कि ना भाई, क्योंकि उसके कर्म ऐसे हुए हैं ना कि उनके बिना अब लोगों की कमी खलेगी, उनकी याद आएगी, उनके लिए पूरी दुनिया रोती है। लेकिन एक ऐसे कर्म वाले होते हैं ना, लोग कहते हैं अरे जाने दो, मर गया तो मर गया, बहुत अच्छा हुआ। सुनिए, इस तरह की भी भाषा सुनने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये सारे चीज निर्भर करते हैं आपके और हमारे कर्म पर। तो लेखक कहते हैं कि कोई नहीं रहा इस जगत में, धनी सुपुरखु जस कीरतो जासु, अब फूल मरे पे मरे न बासु। इस धरती पर धन्य है वो पुरुष जिसकी कृति है। फूल कितना भी मर जाना फिर भी उसका सुगंध नहीं मरने वाला है। फूल मरे पे मरे न बासु, उसका सुगंध नहीं मरने वाला है। भाई कई न जगत जस बेचा, कई न जगत जस बेचा, कई न लीन जस मोल। कभी कहते हैं कि कई न जगत, कोई इस जगत में यश को नहीं बेचा है। यश वो कर्म से ही यश मिलने वाला है। यश न तो बेचा जाए, कई न लीन जस मोल, और यश के महत्व को न खरीदा भी जा सकता है। कोई नहीं लिया, न दिया न लिया, बस ये अपने कर्म से ही आने वाला है। जो यह पढ़े कहानी हम सवरई दुई बोल। कभी कहते हैं कि जो भी इस कहानी को पढ़ लेगा ना, मुझे 2 शब्दों में जरूर याद करेगा। बस मेरी यही कामना है, मेरी यही इच्छा है कि भले इस जगत में मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी पहचान बनी रहे। इसलिए साथियों, इस चैप्टर से हमें यह सीख मिलती है कि सबसे पहला चीज कड़बक 1 से, प्रथम कड़बक से हमें यह शिक्षा मिली कि हमारे रंग रूप चेहरे बाल कैसे है वो मायने नहीं रखता। हमारा व्यवहार कैसा है, हमारे अंदर कितना अच्छा गुण है, वो बहुत मायने रखता है। खूब सुंदर चेहरा ही हो लेकिन अंदर का व्यवहार है, बोलने का तरीका, अनुशासन, संस्कार कुछ भी नहीं है तो सब बेकार है। सुंदर रूप भी कुरूप हो जाएगा। इसलिए भाई चमड़े के रंग,
नाक कान आंख की बनावट, मुंह की बनावट, बाल का डिजाइन, कपड़े की डिजाइन, इस सब कोई मायने नहीं रखता। रूप का सुंदर होना जरूरी नहीं जितना व्यवहार का सुंदर होना जरूरी है। इसलिए व्यवहारिक बनिए, संसार में नाम कमाइए, अपने माता पिता का मान बढ़ाइए, आदर बढ़ाइए। ये सबसे बड़ी चीज है प्रथम कड़बक से। दूसरा कड़बक ये कहता है कि इस धरती पर कुछ नहीं है, फिर भी बहुत कुछ है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो यह आपके लिए धरती बहुत अच्छी लगेगी। आपको लोग याद करेंगे, हर कण में हर वक्त आपकी कमी को वो महसूस करते हैं। लेकिन कर्म अच्छा होगा तब तो, इसलिए कर्म की ही पहचान से, यहां कर्म से ही आपकी पहचान होती है, हमारी पहचान होती है। इसलिए हमें ऐसे कर्म करने चाहिए ताकि हमारे माता पिता भी हमसे खुश रहे, हमारा समाज भी खुश रहे। हाँ, मानते हैं समाज में सब आपसे खुश नहीं हो सकते और ना आप सबको खुश कर सकते हैं, लेकिन अपनी कोशिश करो कि अच्छे वाणी बोलो, संस्कार अच्छे रखो, अनुशासित रहो, बड़ों का आदर करो। जैसे अपनी माता पिता बहन को देखते हो उसी प्रकार से दूसरे को भी देखो। दूसरे परिवार में भी आपके अपने माता पिता और भाई बहन नजर आएंगे, बस उस प्यार भरी नजरों से देखोगे। पहला पाठ आपका खत्म हुआ। अब यहां से जो भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से कर सकते हो। बस 2 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। चलिए फटाफट से बताइए, जल्दी से बता दीजिएगा आप लोग कि कवि अपने नैन की तुलना, अपनी आंख की तुलना किससे करते हैं? जल्दी से चैट सेक्शन में, फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूं। चलो फटाफट से जल्दी से बता दो, कवि अपनी आंख की तुलना किससे करते हैं? फटाफट से दोस्तों जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए, कवि अपने आंख की तुलना किससे करते हैं?